जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला और हम पढ़ रहे हैं ग्रुप में सीक्वेंस में अपने हिंदी के उन तमाम टॉपिक जिसके दम पे हमें लेना है सिलेक्शन। तो प्यारे दोस्तों, आज हम वर्ण के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ण के भेद, वर्ण के भेद दो भी होते हैं और तीन भी होते हैं। जब हिंदी में वर्ण के मुख्य भेदों की बात करते हैं तो उसका जो आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो दो होगा। जब आपसे कहा जाए, एक आपका बनेगा ये हिंदी में वर्ण के मुख्य भेद या प्रकार, तो इसका आंसर केवल और केवल दो ही होगा। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए हिंदी में वर्ण के कुल भेद, जब वो कुल की बात करता है तो इसका आंसर तीन होगा। अगर जब वो कह रहा है कि यहाँ पे वर्ण के भेद बताइए, फिर आपसे पूछ रहा है, वो कुछ नहीं चर्चा करता, ना हिंदी और ना है वर्ण के भेद या प्रकार की बात करता है, तो इसका आंसर केवल और केवल दो है। ऐसे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस हैं पूरे हिंदी के अंदर जो दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि आखिरकार वो क्या चीज पूछ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, कई बार जैसे मान के चलो आपसे पूछ लिया कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या बताइए, तो उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है और वैसे हम 25 से ज्यादा विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब वो हिंदी शब्द का प्रयोग करे ही ना, आपसे केवल पूछे वर्ण के भेद या प्रकार, तो राइट आंसर अगर ऑप्शन में तीन भी है तो भी प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या है आपका दो है। लेकिन जब हिंदी, तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना है जब हिंदी में वर्ण के कुल भेद, ठीक है, तो यहाँ पे दो और तीन दोनों ऑप्शन है, तो राइट आंसर तीन होगा। क्यों? क्योंकि उसने कुल का प्रयोग किया है, तो कुल में मतलब वो सारे पार्ट आ जाते हैं, सारे भेद आ जाते हैं, तो इसका मतलब कोई बचा ही नहीं है। कुल भेद का मतलब ये हुआ ना सब। हिंदी में वर्ण के मुख्य भेद, तो मुख्य की बात कर रहा है, इसका मतलब मैन, मुख्य मतलब मैन, यानी कि वो सब की बात नहीं कर रहा है। तो वहां पे प्यारे दोस्तों जब मुख्य भेद प्रकार पूछता है तब भी राइट आंसर आपका दो ही रहेगा। और वो दो तीन कौन सा है, हम स्वर के भेदों की भी चर्चा करेंगे यहाँ पे अभी। लेकिन यहाँ पर एक भेद हमने क्या किया है, स्वर वर्ण, और इसकी कंडीशन आपको कल बताई गई थी। इसके बाद में दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों हमारा व्यंजन वर्ण, और तीसरा क्या है हमारा अयोग वहा। तीसरा क्या है हमारा अयोग वहा। तो जिनका योग स्वर और वर्ण में नहीं हो पाया उनको हम क्या कहते हैं, अयोग वहा वर्ण कहते हैं। यहाँ डायरेक्ट वर्णमाला से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन वर्णमाला के अलावा भी आपको ध्यान रखना है इन्हीं का प्रयोग आप छंदों में भी करोगे, क्योंकि छंद में मात्रा लगानी पड़ती है और वे सारी की सारी मात्राएं हमारी स्वर वर्णों की होती है। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक का प्रयोग आप वर्तनी में भी करोगे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, इन्हीं का प्रयोग प्यारे दोस्तों आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में भी करोगे। तो हम वर्णमाला केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम वर्णमाला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेपर में छंद वाला क्वेश्चन, इसके साथ वर्तनी वाला क्वेश्चन, वाक्य अशुद्धि वाला क्वेश्चन भी आता है, और वो बिना वर्णों के ज्ञान के आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ। तो ये हमने चर्चा की है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और इसके बाद में क्या है आपका अयोग वाह वर्ण। तो जब बात करते हैं कि आखिरकार इनके भेद कितने होते हैं, ये तो आपको बताया गया कि स्वर क्या है। तो स्वर वर्ण के जो भेद हैं वो कितने हो गए प्यारे दोस्तों, यहाँ चार। तो यहाँ पे हम केवल वर्ण की बात कर रहे थे, यहाँ स्वर व्यंजन की बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ स्वर के भेद चार है। व्यंजन के कुल भेद प्यारे दोस्तों कितने होते हैं, 3 से लेके 5, 3 या फिर 5 भेद, कुल भेद 5 हैं। और वैसे मुख्य जो भेद होते हैं व्यंजन के वो 3 हैं। अयोग वहा मूल प्यारे दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 2 भेद हमारे अयोग वहा के होते हैं, एक होता है हमारा विसर्ग और एक होता है अनुस्वार। तो ये थे आपके भेदों वाले क्वेश्चन से, इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे जो स्वर के 4 भेद है उनकी चर्चा करते हैं। स्वर के
भेद कितने हो गए जी? स्वर के 4 भेद हैं और इन 4 भेदों में एक भेद है हमारा मात्रा समय उच्चारण। मात्रा समय उच्चारण के आधार पर उच्चारण के मात्रा समय उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर मात्रा समय उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। और ये जो भेद होते हैं हमारे, ये होते हैं 3। इनमें से ये आपको ध्यान रखना है, एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ पे हर्ष स्वर। क्या होता है? हर्ष स्वर। दूसरा होता है हमारा यहाँ दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है फलुत स्वर। तीसरा क्या होगा हमारा? फलुत स्वर। हर्ष स्वर के अंतर्गत जो हम वर्ण का प्रयोग करते हैं वो है हमारा, जैसे हमने यहाँ प्रयोग कर लिया प्यारे दोस्तों, इसका ये जो ए है, छोटा ई है, छोटा ऊ है, छोटा री, ये आपके कितने हो गए? ये 4 आपके हर्ष हो गए। ऐसे दीर्घ वर्ण का जो हम प्रयोग करते हैं वो आ के रूप में करते हैं। बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, इसके साथ में ये आई है, ये वाला आई है, और ये औ है, ये वाला बड़ा औ है। इनकी संख्या होती है आपकी 7। फिर हम बात करते हैं यहाँ फलुत की। तो जो फलुत होता है हमारा वो क्या होता है हमारा? ओम, जिसको हम इस रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। शब्द में हम ऐसे लिखेंगे और वर्ण में हम इस रूप में ओम को लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबका कमेंट आ रहा है मनीष जी, आपको थोड़ा सा बस चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ ऐसी है, ये चीज़ें किताबों में भी है, ये चीज़ें तमाम नोट्स आपने बनाए होंगे या किसी के पढ़े होंगे उनमें भी है, लेकिन इनके साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो केवल और केवल लाइव क्लास में ही सबसे ज़्यादा फायदा बच्चों को करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल किसी का कॉन्सेप्ट लेके पढ़ने और टीचर के साथ मिल के पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपको परफॉर्मेंस करनी है बेसिक, तो आप अपने से सेल्फ स्टडी करके भी हिंदी को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं और लगभग 95 से 100% परफॉर्मेंस हिंदी में चाहते हैं, तो फिर आपको समय देना पड़ेगा यहाँ कम से कम 2 से ढाई महीने, और उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस की वैरायटी, हर टॉपिक को, और हिंदी के तमाम जो सेक्शंस हैं वो आपके कंप्लीट होंगे। लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास 2.5 महीने का समय होना चाहिए, उसमें भी ज़्यादा नहीं है। अब ये मान के चलो प्यारे दोस्तों, मैं 1 महीने में अगर 30 क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, हालांकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो एवरेज मान के चलते हैं कि हमारी 20-22 क्लास हो जाएगी। तो 20 क्लास भी अगर माने तो कुल मिला के आपकी 2.5-3 महीने के अंदर, कभी मैं ज़्यादा क्लासें बाद में ले लेता हूँ जब बच्चों के कोई परीक्षा नज़दीक होती है, तो उसमें 60 से 70 क्लासें टोटल जाती है। तो 60 से 70 क्लासों के अंतर्गत वो सारा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, जिसके लिए आपने हम पे भरोसा किया है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है उस चीज़ के लिए। अब आपको पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। अगर बीच में 2-4 दिन आपने क्लास अटेंड नहीं की, तो ये भी मैं गारंटी लेता हूँ आगे से आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना एक रेगुलर कंटिन्यू क्लास लेने वाले बच्चे को आएगा। और बाद में आप सुनोगे तो उसमें दिक्कत ये होती है कि वहाँ हमारा IQ लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए कोशिश करो क्लास को लाइव अटेंड करो, और लाइव क्लास के साथ साथ अगर आपका कोई डाउट भी बन रहा है तो मैं हर 5 मिनट, लास्ट में 4 मिनट में तमाम उन बच्चों के डाउट लूंगा जो आपके उस टॉपिक से संबंधित होंगे, ताकि आगे हम तब बढ़े जब पिछली चीजें क्लियर हो। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डाउट नहीं भी पूछोगे या नहीं पूछ पाओगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं कमेंट नहीं करते, तो जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा सारी चीज ऑटोमेटिक होगी। क्योंकि कई चीज ऐसी होती है जो मैं फिलहाल नहीं बता रहा होता हूँ, लेकिन आगे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगी। तो प्यारे दोस्तों, इन्हीं हर्ष स्वर का जो दूसरा नाम होता है, इनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? हिंदी में लघु स्वर कहते हैं। हर्ष तत्सम शब्द है संस्कृत का, तो इनको क्या बोला जाता है? लघु स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को प्यारे दोस्तों एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहेंगे हम? एक मात्रिक
एक मात्रिक स्वर भी इनको हम कहेंगे। इन्हीं को आपको ये ध्यान रखना है, हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम मूल स्वर। तो हर्ष स्वर के कितने नाम हो गए? अर्थ स्वर के नाम हो गए लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर। मूल मतलब क्यों? क्योंकि ये चार ही ऐसे वर्ण हैं जो बाकी स्वर को भी बनाते हैं। जैसे आ है तो ये कैसे बना है? दो इससे मिलके बना है, दो छोटे ऐसे मिलके। ऐसे बड़ा ई भी दो छोटे ई से मिलके बना है, बताएंगे अभी। तो ये मूल इसलिए कहलाए क्योंकि बाकी जो हमारे स्वर बन रहे हैं वो इन्हीं को मिला के बन रहे हैं। लघु हम इसको कह रहे हैं क्योंकि ये छोटे हैं। हर्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें हम जब प्रयोग करते हैं तो समय इनमें कम लगता है, और जब उच्चारण करने में समय कम लगता है तो जितना समय इसमें लग रहा है इसका दुगना समय इसमें लग रहा है, तो इसलिए ये एक मात्रिक कहलाया और इसको हम द्विमात्रिक कहते हैं। तो ये थे आपके चार। इसके बाद जिसको हम दीर्घ स्वर कह रहे हैं, इस दीर्घ स्वर को हम बड़े स्वर के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से है, हिंदी में इनको बड़े स्वर कहते हैं। इसके अलावा इनका और नाम भी है और वो है द्विमात्रिक। क्या है? द्विमात्रिक स्वर भी हम इनको कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। इनका एक और नाम है संधि या संयुक्त स्वर भी हम इनको कहते हैं, संधि या संयुक्त स्वर। संधि या संयुक्त स्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसका दीर्घ का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? बड़ा। दीर्घ एक तत्सम शब्द है और ये क्या है प्यारे दोस्तों? अपने आप में हिंदी का तद्भव। तो इनके उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है इनके मुकाबले, इसलिए इनका नाम पड़ गया द्विमात्रिक। क्योंकि मात्रा कह रहे हैं हम समय को, तो यानी कि इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने इनको हर्ष दीर्घ बोला। इसमें प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, इसका जो एक और नाम है वो क्या है? इसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें 3 गुना समय लगता है, इसलिए क्या कहलाता है? त्रिमात्रिक स्वर भी कहलाता है। इसको हम पवित्र स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पवित्र स्वर भी कहते हैं, क्योंकि हम ओम का प्रयोग सनातन के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम करते हैं एक प्रतीक के रूप में। तो अपने आप में सबसे पवित्र स्वर कहलाता है ओम, त्रिमात्रिक है क्योंकि जितना समय ए को उच्चारण करने में लगता है उसका प्यारे दोस्तों 3 गुना समय लगता है आपका ओम को उच्चारण करने में। जैसे हमने इसका उच्चारण किया ए तो हमने 1 सेकंड लगाई, फिर आ तो 2 सेकंड लगी, ओम तो इसको लंबा खींच रहे हैं 3 सेकंड। इसी वजह से इनका नाम एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक पड़ गया। अब वो मात्रा के आधार पे कहें या इनको उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे कहें या फिर उच्चारण के आधार पे कहें तो वे भेद होते हैं 3। बच्चा गलती क्या करता है, जब उससे पूछा जाता है स्वर के भेद बताओ तो वो ये 3 भेद बता देता है, जबकि गलत है। तो अगर वो कहे आपसे मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, तब आप 3 कहोगे। जब वो स्वर के भेद कह रहा है तब तो आपको 4 का प्रयोग करना है। इसके बाद फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, अब मैं ले लेता हूँ कुछ बच्चों की डिमांड पे, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन। तो ब्लैक का जो है ये ले, ये इच्छा बच्चों की है। तो यहां पर अब हमें पढ़ने हैं जो आपका दूसरा भेद था, इसको आप क्या कह रहे थे? दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, ये सारे एक ही नाम है। और संयुक्त स्वर, आपने अब तक संयुक्त व्यंजन तो पढ़ा है लेकिन संयुक्त स्वर भी होते हैं, ये आप प्यारे दोस्तों पहली बार पढ़ोगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? आ का, ई का, बड़े ऊ का, ऐ का, इस वाले ऐ का, यहाँ पे ये औ का, यहाँ पे इस वाले औ का और इस वाले औ का। तो ये क्या है? ये आपके, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये क्या है? ए के साथ में ए मिल गया जी, यहाँ ई के साथ में ये ई मिल गया, ये छोटे ऊ के साथ में ये छोटा ऊ मिल गया, ये ए और ई को मिला के बनता है, ये ए और ई को मिला के बनता है, ये ए और ऊ को मिला के बनता है, और ये ए और ये वाले औ को मिला के बनता है। अब इनको प्यारे दोस्तों हम 3 को सजातीय स्वर भी बोलते हैं।
सजातीय स्वर। सजातीय का मतलब होता है एक जैसे वर्णों से मिलके बना है। और ये जो है आपके चार, इनको हम विजातीय स्वर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम विजातीय स्वर या विषम जातीय, विजातीय स्वर या फिर विषम जातीय स्वर। इनका एक और नाम होता है, इन्हीं को प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं? संधि स्वर या संयुक्त स्वर, संधि स्वर या फिर संयुक्त स्वर। अब इनको संयुक्त इसलिए कहा गया, संधि इसलिए कहा गया क्योंकि दो वर्णों से मिलके बन रहे हैं, तो इसलिए संधि है। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। और यहाँ संयुक्त इसलिए कह रहे हैं कि जब भी कोई संयुक्त स्वर या व्यंजन होगा उसमें दो व्यंजन होंगे। अगर संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, तो उसमें दो स्वर होंगे, लेकिन वे दोनों अलग अलग होंगे। जैसे इसमें ए है तो इसमें ई है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसमें ए और आई, ए और उ, ए और औ। इनको संधि इसलिए नहीं कहा गया, तो ये इसको जो है सजातीय वर्ण और संधि स्वर कह सकते हैं, लेकिन संयुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि संयुक्त की एक कंडीशन है कि उसमें दो होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? आपके संधि स्वर भी कहलाएंगे और सजातीय स्वर भी कहलाएंगे, क्योंकि इसमें वर्णों का मेल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो अगर वो पूछता है कि सजातीय स्वर कितने होते हैं, तो आपका राइट आंसर है 3। विजातीय या विषम जातीय स्वर कितने होते हैं? 4। 3 और 4 कितने हो गए? 7। तो ये जो दीर्घ स्वर है या द्विमात्रिक संधि या संयुक्त स्वर है, तो जब आपसे ये पूछता है कि ये कितने हैं, तो आपका हो गए 7। द्विमात्रिक कितने हैं? आपका हो गए 7। संधि स्वर कितने हैं? तो आपका हो गए 7। लेकिन जब पूछता है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो राइट आंसर हो गया आपका 4। और वे 4 कौन से हो गए? आपके ये वाले। तो ये 4 हो गए प्यारे दोस्तों आपके ये वाले, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग हमारे स्वर का प्रयोग हुआ है। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो राहुल कुमार परेशान है सर रीजनिंग की क्लास का। तो बेटे देखो, आपके पास टेक्निकल जो हमारी टीम होती है उसका नंबर भी होगा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें चलेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई होगी, ठीक है। तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हिंदी से संबंधित अगर कोई दुविधा आपको है, दिक्कत है, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी से रिलेटेड कुछ भी है या इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप जी। तो कई बार बच्चे अपना खुद सिस्टम चेक नहीं करते हैं, मोबाइल वगैरह टैब जिस पे भी आप क्लास ले रहे हो वहाँ से साउंड आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ से सारी चीज़ें ठीक है, उसका रीज़न ये है कि एक तो टेक्निकल टीम क्लास को ऑब्जर्व करती है और साथ के साथ मैं भी देखता रहता हूँ सिस्टम पे कि वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हिंदी से संबंधित अगर कोई भी कमेंट हो या भर्ती से रिलेटेड या किसी के कोर्स से रिलेटेड या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या कहीं इंटरव्यू है उसकी आपको तैयारी करनी है या आपको बुक पूछनी है या नोट्स पूछने हैं, तो उससे संबंधित आप जितने कमेंट करो तो कर सकते हैं। लेकिन कमेंट की एक ही कमेंट को रिपीट करने की संख्या मैक्सिमम 3 हो सकती है। अगर एक ही बच्चा एक ही कमेंट को 30 बार, 50 बार, 10 बार करेगा तो उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप एक ही कमेंट को 3 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं तो बच्चों का कई बार कमेंट मुझे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये लो जी भैया, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना। देखो यही सारी चीजें अब आपको इसे हिंदी के अंतर्गत पढ़ाते समय मिलेगा क्या क्या, उस चीज पे भी एक बार ध्यान दो आप। एक तो सबसे ज्यादा ओरिजिनल जो चीज है, अब तक कितने भी मार्केट आप छान चुके हो या कितने भी आगे छानने वाले हो, आप जहां से भी पढ़ चुके हो, उसमें से सबसे जो करीम चीज है वो है प्यारे दोस्तों जो यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है और लिख के जो समझाया गया। इससे बेहतरीन इस मार्केट में, इस बाजार में कुछ भी नहीं है। तो सबसे ओरिजिनल चीज है कि सब आपको लाइव क्लास लेनी है और जो टीचर लिखने के बाद समझा रहा है उसको आपको समझना है। 1 नंबर की चीज आपकी है, क्योंकि आप 100% परफॉर्मेंस हिंदी के सारे क्वेश्चन आप सभी सही करोगे जब आप इसके साथ जुड़ोगे लाइव क्लास के साथ। अब दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा हैंड राइटिंग, यानी कि जो मैंने ये लिखा है यही सारी चीज मैंने हैंड राइटिंग में ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं। तो भाई हैंड राइटिंग जो नोट्स है क्लास नोट्स के रूप में पूरे कोर्स के आपको मिलेंगे। लेकिन उसका रिस्क क्या है हैंड राइटिंग नोट्स का, कि वहां पे बच्चे रटते हैं, क्योंकि वे नोट्स बोलते नहीं है।
मैं पढ़ाते समय बहुत कुछ बोल रहा होता हूँ, अगर मैं आधा घंटा लिखने में दिया हूँ तो आधा घंटा मैं बोलने में भी दिया हूँ। तो जब आप नोट से पढ़ते हैं तो आधा घंटा जो मैंने बोला है तो वो तो आपके पास पहुंचा ही नहीं है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, ये सबसे ओरिजिनल चीज है। क्लास नोट्स हैंड राइटिंग में आपको मिलेंगे, अगर आप नहीं बनाना चाहते, ठीक है, तो आप उस नोट्स को भी लेके आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चंस की। तो मैं यहाँ हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है, इन बैचों के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। तो टॉपिक वाइज उसके अंदर आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी होंगे और साथ के साथ नए क्वेश्चन पेपर। जब हम एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन ले आते हैं तो उसमें किसी भी तरह की क्वेश्चन की वैरायटी बचेगी नहीं। लेकिन उस टॉपिक से आपको प्रैक्टिस तब करनी है जब मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब के अंतर्गत आपके प्यारे दोस्तों सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जैसे मेरा टॉपिक वर्णमाला खत्म हुआ मैं वहां आपको प्रैक्टिस भी करा दूं। जब मैं प्रैक्टिस करा दूंगा बच्चा, क्योंकि वहां भी बहुत सारे लॉजिक लेके, उसके बाद आपको अपना रिवाइज करना है चीजों को अपने पीडीएफ के माध्यम से, क्लास नोट के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है, कि आपको किसी भी तरह की दुविधा नहीं, आप अपने से नोट्स बनाने में सामर्थ्य रखते हैं, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि बख्तम से लिखतम बड़ा है, लेकिन वो लिखा हुआ अगर आपका है तब, दूसरे का लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आपको पहले क्लास समझनी है, टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसके प्यार दोस्तों पूरा इसका चैप्टर और साथ के साथ इसके क्वेश्चन सब कुछ आपको आपके जो नोट्स की कैटेगरी है उसमें आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं सारी चीज एक साथ डलवा दूं तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे लाइव क्लास अटेंड करते नहीं है और एक बार फिर लाइफ में वो क्या करते हैं, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप खुद बना रहे हो, उससे बेहतरीन कोई चीज ही नहीं है। पीएनजी से फिर वही बात आ गई, अगर पीएनजी से चीजें समझ में आ जाती तो प्यारे दोस्तों मुझे इतने बैच नहीं लाने पड़ते या बच्चे को बार बार बैच खरीदने नहीं पड़ते। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे, जो पढ़ने का बेस्ट तरीका है उसको अपनाइए। मैं ज्यादा समय आपका ले नहीं रहा हूं, अगर मैं 70 क्लासे ले रहा हूं तो ये मान के चलो कि मैं मैक्सिमम आपका 100 घंटा ले लिया हूं 365 दिन में से, ठीक है, केवल मैं 100 घंटा लिया हूं और उस 100 घंटे के अंतर्गत आपको जिंदगी भर के लिए हिंदी से फ्री कर रहा हूं। मेरी समझ में ये नहीं आई कि बच्चा भर्ती भी होना चाहता है 4200 पे ग्रेड, 4600 पे ग्रेड पे, और उसके पास केवल एक सब्जेक्ट जो जिंदगी भर जिससे वो फ्री हो सकता है, वो 100 घंटे नहीं देना चाहता। 1 घंटे की क्लास है, अब अंदाजा लगाओ मैं 70 क्लासें अगर लिया तो 70 घंटे तो एक हुए। अगर मैं कुछ टाइम के बाद 1.5 घंटे कर देता हूं, क्योंकि बच्चों के डाउट्स भी बनेंगे जैसे आगे कोर्स होगा और मुझे प्रैक्टिस सेशन भी लेने हैं इसके साथ कुछ जरूरी, तो ये मान के चलो मैक्सिमम आपके 100 घंटे। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन में 24 है, तो कहने का मतलब मैं आपसे मैक्सिमम दिन ही 5 ले रहा हूं। एक तरह से अगर देखे तो 5 दिन मैक्सिमम मैं आपसे ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर प्यारे दोस्तों आपसे सिर्फ 100 घंटे मांगे जा रहे हैं, और वो भी कि ऐसे नहीं कि एक महीने में मांगे जा रहे हैं, वो कम से कम 2 से 2.5 महीने में मांगे जा रहे हैं। तो 2.5 महीने के अंदर केवल 100 घंटे अगर आप हिंदी को दे दोगे तो मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूं कि लाइफ में आपको पेपर में बिना हिंदी को रिवीजन करे आप जाओगे। फिर आप यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ोगे कि अपना ले रहे हो 8-8 घंटे की। आप यूट्यूब से यार इतना समय तो वैसे ही बर्बाद कर देते हो कहीं खड़े होकर बातचीत करने में, या यूट्यूब के सेशन लेते हो, पता चलता 8 घंटे की मैराथन लिया और उसमें से कद्दू ना आया, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे कि केवल 100 घंटे आप मुझे दो और उससे फिर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं अपने आप सोल्व हो जाएगी हिंदी के अंतर्गत। देखो वो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक चीजें समझ में आपको आ गई होगी। इनको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय का दूसरा नाम विषम जातीय है, क्योंकि ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको विजातीय विषम। ये एक जैसे सजातीय मतलब एक जैसे वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, सजातीय वर्ण कह रहे हैं। क्लियर। तो ये थे आपके हर्ष दीर्घ। और तीसरा प्यारे दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे फलुत है। तीसरा क्या है आपका, फलुत का हम प्रयोग करते हैं। फलुत स्वर के बारे में यहाँ पे बता चुके हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जब हम उच्चारण करेंगे इसमें 3 गुना समय लगेगा, यानी कि जितना इसमें समय लग रहा है इसका 3 गुना लगता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, त्रिमात्रिक। पवित्र स्वर इसलिए माना जाता है जितने भी सनातनी है, ठीक है, या फिर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए अपने आप में ये पवित्र है। ये भी वर्ण के रूप में ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग किसी भी कविताओं में या कहीं भी नहीं किया गया। इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मात्रा अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं।
मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाला समय। ए 1 सेकंड, आ 2 सेकंड, ओम 3 सेकंड। या समय के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। इसके बाद आपको यहाँ समझना है दूसरा भेद, और वो दूसरा भेद क्या है आपका? ओष्ठ आकृति। ओष्ठ आकृति, इसको कैसे करेंगे जी हम? यहाँ ये आपका जी ओष्ठ हो गया, और ये है जी इसमें आकृति। कुछ के लिए समझ में आया? यहाँ संधि हो गई है, इसलिए ये एक ही शब्द बन गया, ओष्ठ आकृति। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद, और वो भेद होते हैं हमारे 2। इनमें से एक भेद होता है हमारा वर्ताकार स्वर, और दूसरा जो भेद होता है वो होता है हमारा अवर्ताकार स्वर। तो वर्ताकार स्वर के अंतर्गत हमारे जो होठ है, जब उच्चारण करेंगे हम इन 11 स्वर वर्णों का, जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो जिनमें होठ सर्कल बनेगा वो वर्ताकार कहलाते हैं। जैसे ऊ है, और ऊ से बनने वाले जो ये वर्ण है हमारे, ये वाला वर्ण है हमारा ऊ, और ऊ से बनने वाले हमारे ये वर्ण है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ देखो ये कैसे बनते हैं। ये बनता है दोस्त आपका ऊ से मिलके। ये कैसे बनता है? ये बनता है ए और ऊ से मिलके, और ये बनता है आपका ए और औ से, और ये बनता है आपका यहाँ ए और औ से। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं ऊ, तो हमारे होठ क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। और जब हमारे होठ सर्कल बना रहे हैं, वर्त बना रहे हैं, इसको बोलते क्या? वर्त बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो जैसे ही हमने ऊ का उच्चारण किया तो हमारे होठ की जो संरचना बनी वो ऊ में सर्कल की बनी। इसलिए ऊ और ऊ से बनने वाले, इसमें भी ऊ है, इसमें भी ऊ है, यहाँ इसमें भी ऊ है, तो ऊ और ऊ से बनने वाले ये जो 4 हमारे स्वर वर्ण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वर्ताकार। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 4। अब जो आपके बच गए, तो बच क्या गया जी आपके पास? यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारा ए बचा, आ बचा, ए आ, छोटा ई, बड़ा ई, ये री बच गया, ये आई बच गया, ये वाला आई बच गया। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी हो गई आपकी? 7 हो गई। तो 4 और 7 कितने होते हैं? 11। और हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। तो ये क्या है? अवर्ताकार। अवर्ताकार का मतलब क्या है? इसमें सर्कल बनेगा नहीं, ए का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा होठ ऐसे खुल रहा है, वो मुंह ऐसे खुल रहा है हमारा, ठीक है, होठ ऐसे खुल रहे हैं, लेकिन वर्त नहीं बना रहे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब हम ऊ का उच्चारण कर ऊ ऊ औ, तब हमारे होठ क्या कर रहे थे? वर्त बना रहे थे। और इसमें वर्त बन नहीं रहा है, इसमें तो हमारे होठ इस रूप से खुल रहे हैं, इसमें सर्कल बन ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहलाए? अवर्ताकार। अर्थात जहां सर्कल ना हो, जहां वर्त ना बने, क्योंकि ये ए क्या है? इसमें उपसर्ग लगा है जो वर्त को होने से मना कर रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि वर्ताकार और अवर्ताकार 2 प्रकार के ओष्ठ की आकृति के आधार पे हमारे स्वर होते हैं, और वर्ताकार स्वर हमारे 4 होते हैं। इनको छोड़ के जो बच गए वो सारे के सारे अवर्ताकार है। ये वर्ताकार इसलिए जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ गोल आकृति बनाते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों फिर तीसरा जो है आपका वो है जिह्वा की आकृति के आधार पर। जिह्वा या फिर जीव की, जिह्वा या जीव की, जिह्वा या जीव की आकृति के, जिह्वा या जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। और ये जो भेद होते हैं हमारे, ये होते हैं 3। अब इन 3 भेदों के अंतर्गत एक हमारा होता है प्यारे दोस्तों अग्रस्वर। क्या होगा? अग्रस्वर। दूसरा जो होता है वो होता है मध्य स्वर। मध्य मतलब जो बीच में रहता है,
और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा पच स्वर। कई बार ये डायरेक्ट शब्द भी पूछे गए हैं कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ अग्र का जो अर्थ होता है प्यारे दोस्तों वो होता है आगे। अग्र क्या है आपका तत्सम शब्द है, आगे उसका तद्भव है। मध्य का अर्थ होता है बीच, मध्य का अर्थ क्या होता है बीच, और पच का अर्थ होता है पीछे। तो ये तो आपके हो गए मीनिंग। अब हमें क्या ध्यान देना है कि हम पढ़ रहे हैं जीभ के आधार पर, यानी कि जब हम इन 11 जो स्वर पढ़ते हैं उन 11 स्वर में को जब उच्चारण करते हैं तो एक तरीका तो क्या था कि हम उसमें समय लगा रहे थे। तो जब उसमें जो समय लग रहा था, जो मात्रा हम लगा रहे थे, तो उसके आधार पर हमने 3 वेद बनाए। फिर हमने उन्हीं 11 स्वर को उच्चारण किया अपने मुख के द्वारा, और उसमें हमने देखा कि उसमें जो होठ की हमारी आकृति बन रही है वो 2 तरह की बन रही है, एक वर्ताकार और दूसरी अवर्ताकार। फिर उन्हीं 11 स्वर को जब हम उच्चारण कर रहे थे तो जीभ भी फंक्शन कर रही थी। तो जब जीभ फंक्शन कर रही थी तो उसकी वे 3 एक्टिविटी थी। उनमें से एक एक्टिविटी वो अग्र स्वर के रूप में, मध्य स्वर के रूप में और पच स्वर में। यानी कि एक बार तो हम जीभ का आगे वाला भाग इस्तेमाल कर रहे थे, और जीभ का जो आगे वाला भाग उच्चारण के दौरान हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम उच्चारण कर पा रहे हैं अपने इन वर्णों का। तो यानी कि ई और ई से बनने वाले जो हमारे वर्ण होते हैं ना, हम इसमें करते हैं। मध्य स्वर का हमारा क्या है, ये अकेला ए मध्य स्वर होता है। और पच स्वर में क्या बच गया आपका, ये आ बच गया, छोटा ऊ बच गया, बड़े वाला ऊ बच गया, ये वाला आपका औ बच गया, और ये बच गया। तो कुल मिला के बात ये है कि जब हमें ये पता है कि जब हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जीभ के आगे वाले भाग से हम ई का उच्चारण कर पा रहे हैं। ये जो बना है ना आपका, ये 2 छोटे ई से मिलके बना है। ये जो बना है आपका ये ए और ई से मिलके बना है, और ये जो मिलके बना है आपका ये ए और आई से मिलके बना है, और ये जो बना है आपका ये ए और ई से मिलके बना। इसका मतलब ये हुआ जिस प्रकार ऊ और ऊ से बनने वाले वर्ण वर्ताकार थे, जिस प्रकार ऊ और ऊ से बनने वाले हमारे क्या थे, वर्ताकार थे, ऐसे ही यहाँ पर ई और ई से बनने वाले। अब देखो इसके अंतर्गत भी ये ई है, ये दोनों ई है, इसके अंदर भी ई है, यहाँ इसके अंदर भी ई है। तो ई और ई से बनने वाले क्या कहलाए हमारे, कहलाए अग्र स्वर। तो ये जो अग्र स्वर है इनकी संख्या हो गई आपकी 5। ये मध्य स्वर हो गया आपका अकेला 1, और प्यारे दोस्तों ये हो गए आपके 5। 5 और 5 10 और 1 11 कुल स्वर की संख्या आपकी होती है। ठीक है, तो ये अग्र स्वर, मध्य स्वर, मध्य मतलब बीच में। तो जब हम जीभ से, आप ध्यान दो, उच्चारण करो आप ए का, तो जैसे ही आपने ए का उच्चारण किया आपकी जीभ बीच में से ऐसे उठ गई। तो जीभ ने आकृति कैसे बनाई, इस तरीके बने, जीभ ऐसे उठ गई बीच में। तो ये जो बीच में से उठी हुई है ना, ये इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, जो जीभ बीच में से उठी इसको मध्य स्वर कहें। और जब जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है ना, पैना हिस्सा होता है ना जीभ का, ये वाला हिस्सा होता है जीभ का, ये वाला जो पैना हिस्सा है ना जीभ का, ये वाला, जब आप इसका प्रयोग कर रहे होते हो, इस वाले हिस्से का जब आप प्रयोग कर रहे हो तो आप ई ऐ री का प्रयोग करते हो। आप शीशे के सामने खड़े हो, आप खुद फील करके भी देख सकते हो, एक उच्चारण करे और दूसरा उसको देखे। तो ये 4 तरीके होते हैं, आप प्रैक्टिकल भी इनको आप देख सकते हैं। तो ई और ई का उच्चारण जब करते हैं तो जिससे हम नमक टेस्ट करते हैं, जीभ के हमारे 6 पार्ट होते हैं, इसी वजह से ये 6 अलग अलग टेस्ट को बता पाते हैं, 7वां कोई टेस्ट जीभ बता ही नहीं पाती है। तो आगे वाला जो हिस्सा है पैना, वो नमक को बताता है। तो जिससे हम नमक को टेस्ट कर रहे हैं ना, उसी से प्यारे दोस्तों हम अग्र स्वर कह रहे हैं। और जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मध्य। और जब आपका कड़वा हो जाता है मुंह, कोई कड़वी चीज आपने खा ली, ज्यादा खट्टी खा ली, और उसके बाद आप जीभ को साफ करना चाहते हो, तो आगे से तो आप बहुत बार कुल्ला कर लेते हो, आप साफ कर लेते हो, लेकिन फिर भी कड़वापन रहता है। उसका रीजन ये है कि सबसे लास्ट वाला जीभ का जो पार्ट है वो कड़वे को बताता है। जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक आपको वो चीज दुविधा रहेगी। तो जो पीछे वाला है जीभ का पार्ट, जिसको हम पच कहते हैं, ठीक है, तो जीभ का पीछे वाला हिस्सा, वहां से हम आ का उच्चारण करेंगे। तो जब हम आ का उच्चारण करेंगे तो जीभ अंदर से बाहर आएगी, ऐसे ऐसे ही हम ऊ का उच्चारण करेंगे तब भी जीभ आएगी। तो जब जीभ अंदर से बाहर की तरफ को आ रही है तो जीभ का जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, जीभ का जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं इन वर्णों के उच्चारण में।
बीच वाले का इस्तेमाल करते हैं ए के उच्चारण में, और बाकी इनके उच्चारण में करते हैं हम अग्र स्वर का। अब मुद्दा यहाँ पर है कि हिंदी व्याकरण जो है वो तो मानता है कि री का जो उच्चारण है वो अग्र से होता है, और भाषा विज्ञान ये मानता है कि पद से होता है। क्योंकि वहां कभी भी आपको ये दुविधा आएगी नहीं, इस तरह का क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। हालांकि हर परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी आंसर की रिवाइज होती है, या तो सबको नंबर दे दिए जाते हैं या फिर उनको हटा दिया जाता है, और वो होगा आपके एग्जाम में भी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, भाषा विज्ञान के अनुसार री पद स्वर के अंदर आता है, लेकिन जो व्याकरण शास्त्री हमारे किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद, वो सब री को क्या मानते हैं, अग्र स्वर मानते हैं। तो ये था आपका तीसरा भेद। इसके बाद फोर्थ जो भेद है आपका वो है मुखा आकृति। क्या बोलेंगे इसको, मुख और आकृति। ठीक है, मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। और ये भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। ये इनमें से एक भेद हमारा होता है समवर्त। एक भेद क्या होता है, समवर्त स्वर। दूसरा भेद होता है विव्रत स्वर। तीसरा भेद होता है अर्ध संवर्त स्वर। और फिर चौथा भेद होता है हमारा अर्ध विव्रत। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, अर्ध विव्रत स्वर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है आपके मुख आकृति के आधार पर। अब इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि संवर्त का अर्थ होता है मुख का खुलना। तो जब आपका मुख विवर, जिसको हम मुख द्वार भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना हमारा जो चेहरा है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। ये कहीं जैसे एक कमरा होता है, उस कमरे में खिड़की भी होती है, फिर उसमें गेट भी लगाया जाता है, ठीक है, कहीं फिर रोशनदान भी छोड़ा जाता है। तो अलग अलग ऐसे ही हमारे मुख के अंतर्गत प्यारे दोस्तों जो दरवाजा है उसको हम मुख विवर बोलते हैं, उसको मुख द्वार बोलते हैं। तो जब हमारे मुख का जो दरवाजा है, मुख विवर है, जब वो खुलता है तो उसको बोलते हैं हम संवर्त। और पूरा नहीं खुलता वो, ठीक है, लेकिन जब वो पूरा खुल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, विव्रत बोलेंगे। तो विव्रत का मतलब है मुख का पूरा खुलना, मुख विवर का पूरा खुलना, मुख द्वार का पूरा खुलना। अब कई बार आप पूरा गेट खोल के गेट कमरे के अंदर आते हो, और कई बार आपने थोड़ा सा गेट खोला और अंदर आ गए। तो जब आप थोड़ा गेट खोल रहे हैं तो संवर्त है, जब आप पूरा गेट खोल रहे हैं तो वो विव्रत है। अर्ध संवर्त में आधा खुलेगा, अर्ध विव्रत में आधे से ज्यादा खुलेगा। तो जो सबसे बड़े वर्ण हमारे होते हैं, वो सबसे बड़े वर्ण होते हैं हमारे ये वाले, ये 2। इनमें मुख विवर सबसे ज्यादा खुलता है और सबसे देर तक खुला रहता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो ये बनता है, ये बनता है ए और ऐ से मिला के, ये अपने आप में खुद में दीर्घ वर्ण है। ये ए और औ को मिला के ये खुद में दीर्घ है, ये दीर्घ वर्ण है, ये भी दीर्घ है। और दीर्घ में भी अगर आप एक और मिलाओगे तो उसमें भी तो समय लगेगा। तो सबसे ज्यादा देर तक हमारा मुख द्वार, दरवाजा इन 2 वर्णों में खुलता है, और ये सबसे बड़े वर्ण कहलाते हैं स्वर वर्णों में। इनमें सबसे ज्यादा समय भी लगता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर अपने इनकी, जो हमारा ये ए है, जो हमारा ई है, और जो हमारा ये वाला ई है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अर्ध संवर्त के रूप में करते हैं। क्लियर। और ये जो आ है हमारा, ये जो अकेला आ है, इसका जो प्रयोग होता है वो होता है विव्रत में। अब बच क्या गए जी आपके, अब आपके बच गए यहाँ पे छोटा ई बच गया, इसके बाद में बड़ा ई बच गया, इसके बाद यहाँ री बच गया आपका, ठीक है जी। अब ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से बच गए, ए आ गया आपका, छोटा ई बड़ा ई आ गया, ठीक है। अच्छा छोटा ई तो यहाँ ले लिया हमने, सॉरी ये है, ये तो हमने ले लिया यहाँ पे, ये गलत हो गया,
आपका ये बनेगा यहाँ पर ये वाला ए, इसके बाद में ये आई और ये वाला अहू, ये है ना आपके छोटे, ये वाला अहू आ गया और यहाँ पे आ गया आपका इसके अंदर छोटा ई आ गया, ये वाला ई आ गया, ये री आ गया, ये वाला ऊ आ गया और ये वाला बड़े वाला ऊ आ गया। अब इनकी जो संख्या है वो क्या है 5, इसकी संख्या कितनी है 1, इनकी संख्या कितनी है 3, इनकी संख्या 3 और इनकी संख्या कितनी है 2 और टोटल कितने हो गए आपके 11। 5 1 6, 6 3 9, 9 और 2 11। तो कितने स्वर होते हैं हमारे 11 स्वर होते हैं। उन 11 स्वर में अर्धविवर्त कितने होते हैं 2 पूछेगा, वो अर्धविवर्त की संख्या बताओ, तो आप क्या कहोगे 2। फिर कौन से 2 आप कहोगे ऐ हो। अर्ध संवर्त कितने होते हैं 3, कौन से 3 ए आई और ये। देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटा होता है आ का छोटा रूप, ये छोटा होता है ऐ का छोटा, ये छोटा होता है औ का छोटा। तो इसमें कौन से आगे छोटे आ गए ए ऐ और छोटा औ। इसके बाद ये अकेला क्या है आपका विवृत है, क्योंकि इसमें मुख खुलता है पूरा, दरवाजा खुलता है पूरा। अब जो बच गए वो आपके ए ई री और ऊ आ गए। तो ये आपके 5 क्या कहलाएंगे, आपके कहलाएंगे संवर्त स्वर। यानी कि हम 4 प्रकार से अपने 11 स्वर वर्णों का उच्चारण कर पा रहे हैं। एक बार हम उसमें अपना मुख अर्थात मुंह का प्रयोग कर पा रहे हैं, एक बार हम अब जीभ का प्रयोग करते हैं, एक बार हम अपने होठ का प्रयोग करते हैं और एक बार प्यारे दोस्तों हम समय अर्थात उसका उच्चारण करते समय जो समय लगा रहे हैं उसके आधार पे हमने यहाँ पे 3 भेद कर लिए। अगर ये स्वर के चारों भेद आपको क्लियर हो गए हो तो प्यारे दोस्तों सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए यस करें, क्योंकि वो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि संयुक्त स्वर बताइए कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर आपके ये 4 है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त नहीं है, इन 4 को छोड़ के जो भी आ जाए वो संयुक्त नहीं है। फिर वो पूछेगा वर्ताकार स्वर कौन सा है या अवर्ताकार स्वर कौन सा है, कौन सा वर्ताकार है कौन सा वर्ताकार नहीं है, अग्र स्वर में कौन से वर्ण आते हैं, पक्ष में कौन से आते हैं, मध्य में कौन से आते हैं। ऐसे ही वो संवर्त विवर्त अर्ध संवर्त और अर्धविवर्त पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जी अर्ध का मतलब होता है इसका आधा, जितना इसमें इसका आधा, यहाँ अर्धविवर्त का जितना इसमें उसका आधा, ठीक है। तो अर्ध का मतलब आधा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गए आपके मुख की आकृति के आधार पर। अब हम जो पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा जो है अभी है आपके पास 12 मिनट, तो व्यंजन तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, अयोग वाह को कंप्लीट कर लेते हैं, व्यंजन को कल पढ़ लेंगे। तो इसके बाद प्यारे दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे अयोग वाह, ठीक है। चलो एक तरफ से पढ़ते हैं, जो बचेगा अपना फिर कल देखेंगे। दूसरा जो भेद है हमारा वो क्या है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कौन से हैं जी हमारे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो वो क्या कहलाते हैं व्यंजन। जो वर्ण स्वर वर्णों पर आश्रित होना निर्भर हो। तीसरा व्यंजन वर्ण के 2 रूप, व्यंजन वर्ण के 2 रूप, स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। स्वर रहित क्या है, आपने यहाँ ये वाला जो कै ले लिया, इसको आप इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये वाला जो ले लिया जो कै और ए के रूप में होता है, ये स्वर सहित है। इसमें कोई स्वर है ही नहीं
और इसमें स्वर आपका क्या था यहाँ आ। क्लियर। तो व्यंजन के क्या रूप होते हैं जी? 2 रूप होते हैं। इसके बाद फोर्थ कंडीशन यहाँ पे किसकी? व्यंजन की। ठीक है। मूल व्यंजन, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद 3 या 5, व्यंजन के भेद 3 या 5 जो भी ऑप्शन में दिया है। फिर व्यंजन के कुल भेद, व्यंजन के कुल भेद 5। व्यंजन के क्या कुल भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब उन 5 भेदों में कौन कौन से होते हैं वो समझिए। यहाँ पर व्यंजन के भेद 3 या 5, कौन कौन से 3 या 5? इनमें से एक भेद है हमारा स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। दूसरा भेद होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन या संघर्षी सप्रवाह, संघर्षी सप्रवाह, सप्रवाह व्यंजन। तीसरा भेद होता है हमारा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, उसमें संघर्षी व्यंजन। फोर्थ भेद होता है हमारा संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन। और फिफ्थ होता है हमारा उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात, उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। तो स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं प्यारे दोस्तों, इनकी संख्या 5 गुना 5 बराबर 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं हमारे वो होते हैं 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? उनकी संख्या होती है हमारी 4। तो ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी क्या होते हैं आपके? 4 होते हैं। और ये कितने होते हैं आपके? ये होते हैं प्यारे दोस्तों आपके 2। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, जब वो व्यंजन की संख्या पूछता है तो हम केवल उसमें ये वाले काउंट करते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है, बाद के जो 2 हैं वो इन्हीं से मिलके बनते हैं। 25 और 4 29 और 29 और 4 33। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 गुना 5 जो है प्यारे दोस्तों, ये 25 इसलिए है क्योंकि हम इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग।
और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो संख्या कितनी होगी 25। तो यहाँ स्पर्श का मतलब ये है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं जो 5 वर्गों में आते हैं, तो उच्चारण करने के दौरान जो श्वास वायु है वो जीभ से टकराकर तब शरीर से बाहर निकलती है, अर्थात वो जीभ का शरीर के दूसरे अंगों का स्पर्श करके बाहर आती है, तब हम उन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। इनको 5 अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा गया। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कह रहे हैं कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं जिसके अंदर हम यर या लव्य का प्रयोग करते हैं, तो ये जो होते हैं प्यारे दोस्तों आपके कै से लेकर मैं तक होते हैं। ये कै से लेकर मैं तक, ठीक है जी। कितने वर्ण 25 हो गए। ये जो होते हैं आपके वो ये रे ले और वह, ये 4 वर्ण होते हैं। और इसके अंदर जो हम प्रयोग करते हैं उसमें के अंतर्गत वो क्या प्रयोग करते हैं, ये वाला से, ये वाला से, ये वाला से और है का। और संयुक्त के अंदर जो हम प्रयोग करते हैं हम इसका प्रयोग करते हैं, ये आपके क्या कहलाए जी, आपके संयुक्त कहलाए। उत्क्षेपित व्यंजन के अंतर्गत जो हम प्रयोग करते हैं इस डे और डे का प्रयोग करते हैं। तो अंतस्थ यर लव्य का उच्चारण जब हम करते हैं दोस्तों, तो पहले हम वायु फेफड़ों के द्वारा शरीर के अंदर खींच रहे हैं और फिर वायु बाहर छोड़ रहे हैं। तो जब उच्चारण के दौरान किन्हीं वर्णों में वायु शरीर के अंदर जा रही हो और फिर शरीर से बाहर आ रही हो, उसी को कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब हो गया अंदर। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। संघर्षी सप्रवाह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब अंदर जाएगी बाहर जाएगी तो संघर्ष तो होगा, लेकिन वो संघर्ष कंटिन्यू बना रहता है, सप्रवाह रहता है, तो ये संघर्षी कहलाते हैं। और ये संघर्षी सप्रवाह, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे इसको, मैंने सबके 2-2 नाम आपको बताए हैं। वो जरूरी नहीं वो स्पर्श व्यंजन का प्रयोग वर्गीय कह देगा इसको, अंतस्थ की जगह संघर्षी सप्रवाह कह देगा। तो जब आपको ध्यान रखना है वर्णों के उच्चारण के दौरान शरीर के अंदर वायु जा रही हो और फिर शरीर से बाहर हो, जैसे हम नल से पानी निकालते हैं, तो जब पानी निकालते हैं तो पहले वो पानी नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। जब वो हत्ती हम यह हैंडल जो होता है उसका नलके का, नलकूप का, जब वो नीचे ले जाएंगे तब पानी ऊपर आएगा। ऐसे इसमें अंतस्थ में होता है पहले वायु अंदर फिर बाहर। ऊष्म का मतलब क्या है, वायु गर्म आएगी, और गर्म इसलिए आएगी रगड़ खा के वायु आती है, तो जब रगड़ खा के आएगी तो अपने आप ही गर्म होगी। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तीनों तरह के स और है का, तो इसमें फेफड़ों ने जो वायु छोड़ी है तो वो शरीर के कई अंगों से रगड़ खा के बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से इसे कहा गया ऊष्म व्यंजन। अब मान के चलो हम यहाँ अपने मुंह के आगे ये हाथ लगाते हैं और ये देखते हैं कि ठंडी वायु और गर्म वायु किन में निकलती है। जब हम कै खे गया गया का प्रयोग कर रहे हैं तो नॉर्मल वायु है, ना गर्म है ना ठंडी है। और जब य लेवे का प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और यहाँ से है का प्रयोग करें तो गर्म एयर आएगी आपके निकल के। तो जब गर्म एयर बाहर निकली तब हम इनको उच्चारण कर पाए। संयुक्त का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 वर्ण है, और व्यंजन का मतलब ये हुआ कि वे दोनों व्यंजन है। तो जो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। उत्क्षेपित अर्थात ताड़नजात व्यंजन हमारे डे और डे होते हैं। इनका प्रयोग हम शब्द के तो बीच में कर सकते हैं या शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में कर सकते हैं। कभी भी इनका प्रयोग बिंदी के साथ शब्द के शुरू में, शब्द के आरंभ में नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका बड़ा महत्व है, ये जो नीचे बिंदी लगी हुई है। तो ये 5 भेद हैं, ये जो बने हैं ये ऊपर के तीनों से मिलके बने हैं, चौथा 5वां भेद। इसलिए जब मूल भेद पूछा जाता है तो उसमें 3 ही आते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, और उनकी संख्या होती है 33। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि व्यंजन के भेद बताओ कितने हैं, तो आप वहां ऑप्शन में 3 भी है 5 भी है। जब तक ऑप्शन में 5 है राइट आंसर 5 है, और जब ऑप्शन में 5 नहीं है तो राइट आंसर 3 है। ठीक है, अब फिर वो पूछ रहा है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। जब तक ऑप्शन में 33 है तो राइट आंसर 33 है। अगर 33 नहीं है तो फिर 37 होगा, और 37 भी नहीं फिर 39 होगा। तो ये तो सारे 39 बैठ गए आपके, इसमें ये 4 जोड़ देंगे, ये क्या हो गया आपके यहाँ पे 37 हो गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जब तक ऑप्शन में 33 है राइट आंसर 33, 33 नहीं है तो फिर 37, और 37 भी नहीं है तो फिर 39 व्यंजनों का प्रयोग आप कर रहे होते हो। तो ये था प्यारे दोस्तों आपका। कल हम यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे आखिरकार वे कौन से 5 वर्ग हैं और उनके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, और उनमें से कौन से अघोष होते हैं, कौन से घोष होते हैं,
कौन से अल्पप्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं, उनके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे कल वाली क्लास में। तो अगर आपके किसी के भी कोई भी डाउट आज की क्लास का अगर बना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से वो डाउट ले सकते हैं। जी जी, तमाम बच्चे जो भी लाइव पढ़ रहे हैं, वास्तव में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने ज़िंदगी के केवल 100 घंटे आप मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप जीवन में कभी भी हिंदी का रिवीजन करके नहीं जाओगे। ये खुद में अपने आप में क्लास नोट्स हैं, खुद में आपकी किताब है, और खुद में हिंदी में 100% परफॉर्मेंस करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। टोटल सब्जेक्ट की क्लास रिकॉर्डिंग, देखो क्लास जब ये लाइव कंप्लीट होती है, जैसे मेरी अभी दूसरी क्लास है 9 बजे से, तो ये क्लास मैं बंद करूंगा, तो बंद करते ही रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपके पास रहेगी। तो वैसे तो आप इससे रिवीजन कभी भी कर लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपके पास ये क्लास रहनी है। ठीक है, लेकिन जो लाइव रह के आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी जी हाँ, फ्लुत ओम के सिवा और कोई नहीं है। ठीक है, वर्ण के रूप में वैसे तो है, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्ण वो फ्लुत में केवल एक ही हम प्रयोग करते हैं। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूपी पुलिस के नोट्स बने हुए हैं, दोबारा बनाए। देखो रीजन क्या है ना, पढ़ाई के मई हमारी जो मेमोरी काम करती है, जो हमारा ब्रेन काम करता है, उसके फंक्शन को समझना पड़ेगा। हम जितनी ज़्यादा चीज़ें लिख कर अभ्यास करेंगे ना, वो जिंदगी भर के लिए हमारी है। अगर किसी ने एक बार नोट्स पहले बनाए हैं और वो दोबारा से फिर उसने बैच परचेज किया है किसी भी कोर्स की वजह से या वो, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो हिंदी का बड़ा टीचर बनेगा। ठीक, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको वैसे देखनी नहीं है कहीं से, वो आपके दिमाग में मेमोरी में सेव हो गई और लॉजिकली सेव हो गई। तो इसलिए जितना भी कोशिश हो सके, देखो मैं भी पीएनजी बाकी टीचरों के मुकाबले मैंने दी है पिछले बैचों में, फिर मैंने जानबूझ के बंद कर दी, क्योंकि मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा बात अगर किसी की फ़ोन पे होती है बच्चों से, तो मेरी होती है, बाकी टीचरों को इतनी बात नहीं होती है। क्योंकि जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो उस समय मैं फ़ोन रिसीव कर लेता हूँ, कार चला रहा हूँ फ़ोन रिसीव कर लेता हूँ, सैटरडे संडे फ़ोन रिसीव कर लेता हूँ। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे पीएनजी से पढ़ के गए थे वो वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आए हैं, और जो कोई बच्चे लाइव क्लास लेके सारे लॉजिक को सुन रहे थे। भाई आपका केवल सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, सुनना भी उतना जरूरी है, क्योंकि ये मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा, ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज बताई जो मैंने नहीं लिखा। तो वो तो आपको लाइव क्लास में जब रहोगे या आप बाद में क्लास सुनोगे तभी तो फायदा होगा। अगर ये पीएनजी दूंगा तो आप रट्टा मारोगे दोबारा से, जैसे किताबों से रटे हुए हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप दूसरे के बनाए हुए नोट्स से पढ़ना छोड़ दो और दूसरे की पीएनजी से पढ़ना छोड़ दो, अगर आपको सिलेक्शन चाहता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस करनी है तो उसमें अपना एफर्ट्स झोंक दो, क्योंकि अपना एफर्ट्स नहीं झोंकोगे ना तो आप पेपर की जब डेट आ जाएगी तो घबराहट होगी आपको। क्यों? क्योंकि मेहनत तो दूसरे की है। जो मेहनत खुद करता है उसको पेपर के दिनों में घबराहट होती ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये चीजें तैयार है, ये क्वेश्चन मेरे गलती हो रहे हैं, यहाँ मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये घबराहट जो हो रही है ना, पेपर की डेट आती है 1 महीने में घबराहट होने लगती है पेपर, उसका रीजन ही यही है। कोई यूपीएससी का बच्चा कभी देखा है आपने तैयारी करता हुआ कुछ बोला कि मुझे घबराहट हो रही है, मेरा पेपर नहीं? अरे अगला 2 साल से लगा हुआ है, घबराहट कहाँ होगी उसको? कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, उसकी अच्छी तैयारी है, उसका सिलेक्शन होना है। ठीक, आप उससे पूछना कभी भी कि घबराहट हो रही है आपको? घबराहट होती है उनको जो रट्टा मारते हैं, जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आप खुद भी एफर्ट्स डालो, मैं तो एफर्ट्स लगा ही रहा हूँ। धन्यवाद।